हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? क्लियरली मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी आ जाओ भाई। और बताओ क्या हाल चाल भाई? मौसम का मजा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो भाई? हाँ, बरसात बरसात हो रही है बढ़िया कि नहीं? चलिए जी, चलिए, बहुत बढ़िया। तो भैया लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? एक चेस प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा उसको मैं। 3 पार्टिकल थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पर रखे थे, एक दूसरे की तरफ जा रहे थे एंड इवेंचुअली वो मीट कर रहे थे। तो उस क्वेश्चन के अंदर हमने आपको एक चैलेंज भी दिया था। कितने लोगों ने चैलेंज सॉल्व कर लिया भाई? कितने लोगों ने वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया? इनिशियल आंसर कई लोगों के आ रहे थे मेरे पास एंड दे वर लुकिंग रॉन्ग। कई लोग तो 0 आंसर बोल रहे थे कि 0। आई डोंट नो व्हाई, बट पता नहीं कैसे इतना बेसिक्स आपके रह जा रहे हैं। एक बार अभी डिस्कस करेंगे उसको तो आपको रियलाइज होगा कि 0 शुड नॉट बी द आंसर। ठीक है ना? चलिए चलिए, कई बच्चे कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी करवा देंगे, अभी करवा देंगे भाई। इंफिनिटी इज नॉट द आंसर, इंफिनिटी इज नॉट द आंसर। चलिए, तो आज क्या क्या सवाल करने हैं? ये पार्टिकल हम कर रहे थे क्या? हाँ, यही वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसके कंटिन्यूएशन में मैंने आपको एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था। इसके कंटिन्यूएशन में मैंने आपको एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था। मैं अभी आपके सामने वो फिर से बनाता हूँ डायग्राम। इफ़ यू रिमेंबर, ऐसा डायग्राम था, है ना जी? और हो क्या रहा था, इधर लेट से पार्टिकल ए था, इधर पार्टिकल बी, इधर पार्टिकल सी। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के तरफ चल रहे थे, यानी कि पार्टिकल ए वॉज ऑलवेज फेसिंग टूवर्ड्स बी, है ना? मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ रहेगी, थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? और ये ऐसे, ये रहा v, ये रहा v और ये रहा v। सेंट्रॉइड पे ये लोग जाके मिल रहे थे। ठीक है ना? चलिए, क्या पहले मुझे ये बताओ, मुझे पहले ही आप ये बताओ, जितना ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था क्या वो क्लियर है? जितना ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था क्या वो क्लियर है? फिर अगली बात जो मैं बताऊंगा उसमें आपको एकदम आनंद आ जाएगा। जल्दी बताओ पहले, क्या ये क्लियर है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था? पता नहीं, एक बच्चे ने कमेंट में लैग्रानियन लिखा हुआ है। भाई प्लीज ये सब बातें ना करो, ये सब बातें ना करो भाई। यूलर ऑयलर बोलते हैं कई लोग, है ना? तो ऑयलर लैग्रांजियन आपके बिल्कुल सिलेबस के बाहर है। उसकी अभी आप बिल्कुल भी, सिलेबस तो क्या भाई, इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाने वाली चीज है। ठीक है ना? सो वो तो उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। कोई आपको बता रहा है तो भाई बिल्कुल भ्रमित मत हो। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वो भाई बहुत ज्यादा ही, कह सकते हो, अबव द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है ऑलरेडी। तो अभी आपको और ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा टाइम रहेगा, मौका रहेगा, तो आपको मैं थोड़ी झलकियां दे दूंगा लैग्रानियन की, है ना? लेकिन अभी यहां कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं एक बार और रिपीट कर दो, एक बार और रिपीट कर दो। चलिए, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं क्विकली। यार ये रिपीट वाला गेम तुम लोग ज्यादा मत खेला करो यार, है ना? सो हो क्या रहा था कि ये बी को चेस करते करते जाएगा और ऐसे घूम के यहाँ पहुंचेगा। ये वाला ए को चेस कर, सी को चेस करेगा, सी वाला ए को चेस करेगा। कुछ इस प्रकार का बात बनेगा। इसके अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा होगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कभी भी, अगर हम ए, बी और सी को देखेंगे, क्योंकि एकदम सिमेट्रिक चल रहे हैं, तो हमेशा हमेशा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बना के चलते रहेंगे। मैंने आपके साथ 2 मेथड डिस्कस किए थे। दोनों ही मेथड का कहीं ना कहीं लॉजिक सेम था। लॉजिक ये था कि जो डिस्टेंस हमें कवर करना है, जो डिस्टेंस कवर हमें करना है उस डायरेक्शन में, यानी कि उस सेपरेशन को कम करने वाली वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट निकल रही है। क्यों निकल रही है कांस्टेंट? क्योंकि ये सेंट्रॉइड है ना, ये कभी चेंज नहीं हो रहा। मतलब ये जो सेंट्रॉइड, लेट से जी लिखो चाहे सी लिखो, जो भी लिखना है लिखो, लेट से जी लिख देता हूं। ये जो सेंट्रॉइड है जी, ये
चाहे ये व्हाइट वाला ट्राइंगल हो चाहे येलो वाला ट्राइंगल हो, दोनों के लिए सेम सेंट्रॉइड निकल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्री है, सेंट्रॉइड कभी चेंज ही नहीं होगा। और होगा ये अगर मैं लेट्स से ड्रॉ करूं ए से लेकर सेंट्रॉइड तक का दूरी, तो ये दूरी हमने कैलकुलेट करी थी, है ना, आई डोंट रिमेंबर क्या निकला था ये, आई थिंक a/√3 निकला था, आई थिंक ये a/√3 निकला था, है ना। ये जहां तक मुझे याद आ रहा है ए से सी तक की दूरी जो निकली थी दैट वाज a/√3, ठीक है ना। क्या बात क्लियर है? a/√3 निकली थी, ये a/√3 निकला था। अब हमने ये बताया था आपको लास्ट क्लास में कि देखिए भैया ये जो a है, अब सेंट्रॉइड तो मान लीजिए रेस्ट पे है ही, वो सेंटर पे है ही, हम खाली ये चेक कर रहे हैं ये जो a की वेलोसिटी है इसका कौन सा हिस्सा इस वाले डिस्टेंस को कम करने में यूज हो रहा है। तो ये आपका एंगल 30 डिग्री आएगा, तो ये जो वेलोसिटी निकली थी ये आई थी v cos 30, यानी कि √3v/2, ये आ गई वेलोसिटी। अब क्या हो रहा था कि किसी भी इंस्टेंस पे जब भी आप a से लेकर सेंट्रॉइड को जोड़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि a की जो स्पीड थी जो कि कांस्टेंट थी v, वो हमेशा एंगल 30 बना रही है टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड, यानी कि जो सेंट्रॉइड के तरफ की वेलोसिटी है, सेंट्रॉइड के तरफ जाने वाली जो स्पीड है दैट इज ऑलवेज √3v/2, यानी कि हम इन दोनों के a और g के बीच की दूरी को हमेशा √3v/2 से ही तय कर रहे हैं, ठीक है। जब इतनी ही सिंपल बात है तो क्यों ना हम बोल दें सिंपली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज a/√3 डिवाइड बाय स्पीड दैट इज √3v/2। सो मैं प्रॉपर लिख देता हूं वरना कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये बात भी समझ नहीं आएगी। सो √3v/2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, इसको सॉल्व करने पे मिला क्या 2a डिवाइड बाय 3v, ये आया था हमारा टाइम। क्या अब ये बात क्लियर है? क्या अब ये बात क्लियर है? क्या अब ये बात क्लियर है? जल्दी बताइए, आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, जल्दी बताइए। आज इस चैप्टर का हम समापन करेंगे, सो जल्दी आप आंसर करिए, तो इसको जल्दी से हम क्लोज करें इस चैप्टर को। चलिए जी, बहुत बढ़िया, सबको ये अब क्लियर हो गया है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली नाइस। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या होता है, व्हाट इज अगर मैं पूछूं व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आप सभी लोग बोलोगे कि भैया dv/dt कर देना चाहिए, dv/dt कर देना चाहिए, ठीक है ना। ये नेट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वेक्टर वाइज बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ये सारा वेक्टर के रूप में बात हो रहा है, ठीक है ना। dv/dt कर देना चाहिए, उससे आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि ऐसा कुछ व्यवस्था बैठ रही है कि मेरे पास एक वेक्टर v है, जो कि बाद में किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, बट उसका स्पीड चेंज नहीं होता, सो दैट इज स्टिल लंबाई वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज कितना रहता है, v रहता है। और मान लेते हैं किसी बहुत छोटे एंगल से ये मुड़ा, सो लेट्स से दिस एंगल इज d थीटा, लेट्स से दिस इज वेरी स्मॉल एंगल d थीटा। तो क्या आप सब लोग एग्री करेंगे अगर मैं बहुत छोटा चेंज इन वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं, सो दैट विल बी v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर। क्या आप लोग इस बात पे एग्री करेंगे? बहुत छोटे टाइम के लिए बात कर रहा हूं। अगर मैं d मान लीजिए v वेक्टर था, हल्का सा उसने डायरेक्शन चेंज करी, हल्की सी डायरेक्शन चेंज करी, तो क्या वेलोसिटी में बदलाव आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। मैग्नीट्यूड में नहीं आया, लेकिन वेलोसिटी में आया, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इनके मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हैं, बट क्योंकि डायरेक्शन बदल गई है, वी विल ऑलवेज गेट द डिफरेंस इन द फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। सर, वो आपने एक बात सिखाई थी कि जब भी कोई दो वेक्टर के बीच में हमें अगर डिफरेंस निकालना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल के हेड से फाइनल के हेड को जोड़ देना चाहिए, ये आ जाएगा dv, ये आ जाएगा आपका dv। क्या आप एग्री करेंगे इस बात से?
क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये आपका डीवी आना चाहिए? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए भाई। अरे जल्दी बोल दो भाई। डीवी, डीवी फाइनल माइनस इनिशियल, छोटा सा चेंज। अब जब ये एंगल डी थीटा है और आप जानते हैं कि बहुत छोटे से चेंज के लिए इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको v इंटू डी थीटा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? v इंटू डी थीटा। सर ये तो आपने शायद वो वाली बात कह दी कि अगर अगर कोई रेडियस है r, तो ये आर्क लेंथ जो निकलती है वो निकलती है यहां पे, अगर एंगल है, अगर यहां एंगल थीटा है तो ये होता है r थीटा। हाँ, ये वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर ये मैग्नीट्यूड v है, ये मैग्नीट्यूड v है, ये बहुत छोटा एंगल है, दिस विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन एंड इसकी वैल्यू होगी v इंटू डी थीटा, मतलब जो रेडियस है इंटू द एंगल, सो v इंटू डी थीटा इज अ चेंज। क्या ये बात क्लियर है? अगर मुझे ये बात क्लियर है कि मेरी वेलोसिटी का चेंज मुझे पता चल गया, आई गॉट टू नो द डीवी, सो जब मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा, सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट स्पीड इज नॉट चेंजिंग, तो जो भी एक्सेलरेशन है दैट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हैं, और डीवी की वैल्यू लिख दूंगा v इंटू डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। ठीक है ना, डीवी की जगह हम ये लिख सकते हैं v डी थीटा। मैं अब मैग्नीट्यूड के ऊपर ही बात कर रहा हूं खाली, ठीक है ना। डायरेक्शन को हम और समझेंगे डिटेल में, डायरेक्शन को और डिटेल में समझेंगे बाद में। अभी के लिए मतलब देखो, वैसे ए परपेंडिकुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन है, बट वो किसी क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू आएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे सर्कुलर मोशन के अंदर, अभी नहीं, है ना। सर्कुलर मोशन में आएगी वो बात रोटेशन मोशन में भी आएगी अभी। लेकिन अगर बहुत बेसिक किसी को मैं समझाना चाह रहा हूं तो मैं कह सकता हूं भैया चेंज इन वेलोसिटी वी डी थीटा है, तो वी डी थीटा बाई डी टी, यानी कि v इंटू, अच्छा डी थीटा बाई डी टी, इसी को हम बाद में एंगुलर वेलोसिटी के नाम से भी पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी के नाम से भी पढ़ेंगे, और उसका सिंबल होता है ओमेगा। ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी, जिसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया था वाइल टीचिंग यूनिट्स एंड डायमेंशन, कि डी थीटा बाई डी टी, जैसे पोजीशन चेंज होती है dx बाई डी टी, वैसे ही अगर कोई किसी एक लाइन का एंगल चेंज हो रहा है तो हम उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, उसको हम उसका रोटेशनल वेलोसिटी कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं a विल कम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड इट विल बी v इंटू ओमेगा। बोलिए क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? भाई अगर तुम आज ये जो बोर्ड पे मैं अभी इस स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं ना, अगर तुम्हें ये बात क्लियर नहीं होगी ना, तो ये पॉइंट मैं तुम्हें समझा ही नहीं पाऊंगा कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। और अगर तुम यहां नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इसको यहां ड्रॉप करूंगा और इस बात को मैं वापस उठाऊंगा रोटेशनल चैप्टर के अंदर, या फिर मे बी सर्कुलर मोशन के अंदर। लेकिन ऐसी कोई बहुत डिफिकल्ट बात मैंने कही नहीं है। ये सारी बातें आपको मैंने वेक्टर में पढ़ा रखी हैं, ठीक है ना। ये चेंज इन वेक्टर आपको देखना बता रखा है, और बस अभी एक्सेलरेशन की जगह डीवी की जगह डी थीटा डाल दिया, और डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? खाली आप इतना याद रखिए कि डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, दैट्स इट। यानी कि अगर लेट्स से ये एक लाइन है ए बी, और ये लाइन ऐसे मतलब लेट्स से गोल गोल घूम रही है, यानी कि थोड़ी देर बाद बी यहाँ आ जाता है और ये एंगल चेंज होता रहता है, फिर ये बी यहाँ से यहाँ आ जाता है, फिर ये एंगल और चेंज हो जाता है ना। तो कुल मिला के ये थीटा जो है दैट इज थीटा इज वेरिएबल। और अगर मैं डी थीटा बाई डी टी की बात करूं, सो दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि किस रेट से ये घूम रहा है, यानी कि किस रेट से घूम रहा है, रोटेट हो रहा है या घूम रहा है। क्लियर?
चलिए जी, अगर ये वाली बात क्लियर है तो मैं आगे वापस गाड़ी को लेके आता हूं और यहां पे बात करेंगे कि एट व्हाट रेट इज दिस पार्टिकल। या देखो, आप सिंपल सी एक बात समझना, कि भैया एक सिंपल सी बात आप ये समझना कि हो क्या रहा है कि थोड़ी देर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक और मतलब इस डायग्राम को गंदा नहीं करना है तो एक और डायग्राम मैं बनाता हूं, आप लोग बताना अगर आपको वो बात समझ में आ रही है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग तो आप मुझे बताना। तो हो क्या रहा था, यहां पे एक वेलोसिटी का वेक्टर था, ठीक है ना, और ये जी वाला पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा था, एकदम स्टेबल था, तो ये इसका लाइन था। अब बहुत प्यार से मेरी एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। अगर ये एंगल कांस्टेंट है, तो ऐसे इमेजिन करो कि ये एक लकड़ी है जो ऐसी है, ये ऐसी है, पूरे पिंक कलर की एक लकड़ी है। तो अब एक बात बताओ, अगर आप इस लकड़ी में से अब इस लकड़ी को अगर आप हल्का सा घुमा दीजिएगा, अगर इस लकड़ी को थोड़ा सा घुमा दीजिए डी थीटा, तो जाहिर सी बात है ये अगर कांस्टेंट है, इफ दिस इज कांस्टेंट, तो क्या मैं ये आपको ये कह सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन आया है ये भी कितना रोटेट किया होगा, ये भी डी थीटा रोटेट किया होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से ये पेन है, ये इनके बीच का एंगल अगर मैं फिक्स कर दूं, दो पेन है, इनके बीच का एंगल मैं फिक्स कर दूं, दोनों के बीच का एंगल फिक्स है। अब देखा, अगर इसको मैं थीटा रोटेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी थीटा रोटेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। क्लियर है? तो जब ये एंगल कांस्टेंट था हमेशा के लिए, तो ये जो सेंटर वाली लाइन है, जितना ये घूमेगी उतना ही वेलोसिटी वेक्टर घूमेगा। हाँ या ना बोल भाई, एक बार हाँ या ना बोल कि जिस रेट से ये लाइन घूमेगी उसी रेट से वेलोसिटी भी घूमेगी। क्या ये बात क्लियर है? यस और नो बोल बेटा, यस और नो बोल। अगर तुझे ये भी क्लियर हो गया है तब तो भाई तू बहुत बढ़िया सीख रहा है। अब क्या करते हैं, ओमेगा लिखने का एक तरीका है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना और ये तेरे को समझ में आ जाएगी, तो बहुत प्यार से बात को समझना। ओमेगा लिखा जाता है, अभी के लिए ऐसा याद रख ले कि v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r से हम ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहां पे एक नोट भी डाल दे, विल बी एक्सप्लेन्ड फर्दर along with vector form in सर्कुलर मोशन चैप्टर। इस चैप्टर में इस वाली बात को और गहराई से समझेंगे। अभी के लिए खाली इतना जान लो कि v परपेंडिकुलर बाय r से ओमेगा निकलता है। सर ऐसा क्यों निकलता है? अभी देख, इस बात को समझने के लिए तेरे को एक तरीका बताता हूं। देख, मान ले ये वाला पॉइंट फिक्स है और मान ले इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है गुरुजी? मान ले बेटा दो वेलोसिटी है, मतलब ये एक वेलोसिटी लेट से इस पॉइंट P के पास। तो मैंने तेरे को याद एक बात बताई थी कि भैया इसके पास दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला, याद है? अगर ये एंगल थीटा है तो इसको लिखेंगे क्या? v cos थीटा, और ये वाला क्या निकलेगा? ये आएगा v sin थीटा। अब याद करते को एक बात मैंने बताई थी, अगर यहां से यहां तक की दूरी r है तो मैंने तुझे बहुत क्लियरली बताया था कि बेटा देख, अगर हमें r की लेंथ इंक्रीज करनी है dr बाई dt, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये खींचने वाला वेलोसिटी, यानी कि v cos थीटा। और मैंने एक बात और बोली थी कि बेटा अगर हमें इसको घुमाना है, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी क्या करेगी? ये वाली वेलोसिटी इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगी, तो इसका जो ओमेगा आएगा, घूमने की वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, वो आएगी v परपेंडिकुलर, यानी कि इस रेखा से परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, यानी कि v sin थीटा डिवाइड बाय r। बोल हाँ या ना, इसको नोट में डाल। क्या बात क्लियर है? बोल हाँ या ना। बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से देखो बता दिया कि ओमेगा याद कैसे रखना है कि जिस भी रेखा को घूमना है उस रेखा के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, जो जैसे ये पेन है, इस पेन के पास अगर बाहर खींचूंगा तो ये लंबा होगा, लेकिन अगर इसको मैं ऐसी वेलोसिटी दूंगा तो ये घूमेगा। तो किस रेट से घूमेगा? ये परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी डिवाइड बाय ये डिस्टेंस। क्लियर है?
अरे वाह यार, वाह 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 वाह, कितना बढ़िया। मतलब भाई बहुत दिल खुश कर दिया कि तुमने इस बात को एक बार में समझ लिया, मजा आ गया, आनंद आ गया। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई मित्रों, तो आप एक बात देखो, ऐसा भी तो सोच सकते हो ना कि भैया जी भैया जी भैया जी, इस डायग्राम में भैया जी ये वाली दूरी यानी कि आर हमें पता था। आर हमें कितना पता था भैया जी? a/√3 हमें आर के माध्यम से पता था। भैया जी हमें ये वेलोसिटी भी पता थी। भैया जी हमें ये एंगल भी पता था, 30 डिग्री होता है ये एंगल। कितना भैया? 30 डिग्री। ये एंगल भी हमें पता था। तो भैया क्या ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी आप निकालने के लिए बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं ये v परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोल रहा हूं। कितना आएगा बेटा? ये आएगा v sin 30, यानी कि v sin 30 डिग्री, यानी कि v/2। बोलो हाँ या ना। तो ये जो लाइन है, ये AG जो लाइन है, सो ओमेगा लिखेंगे AG का विल बी एज गुड एज ओमेगा ऑफ वेलोसिटी, वो कि कितना आएगा? v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r, यानी कि v/2 डिवाइड बाय a/√3। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा √3 v/2a। हाँ या ना बोलो इस पे जरा। √3 v/2a आ गया मेरा ओमेगा। √3 v/2a आ गया मेरा ओमेगा। अब देख, अगर तुझे इस अब जैसा कि मैंने तेरे को सिखाया 2 सेकंड पहले, एक बात सिखाई कि एक्सेलरेशन क्या निकलेगा? v, कांस्टेंट वाली स्पीड, कांस्टेंट वाली स्पीड, कांस्टेंट स्पीड इनटू ओमेगा, ठीक है ना? तो भैया अगर मेरे पास ओमेगा आ चुका है तो एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा? v इंटू ओमेगा लिखूंगा। सो आंसर आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन का √3 v²/2a, जो कि थोड़ी देर पहले कमेंट्स में चल रहा था। किसी एक बच्चे ने ये निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी, और मैं जानबूझ के यहां पे c का सबस्क्रिप्ट लगा रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि अगर नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये जो एक्सेलरेशन आया है ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ही आया होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ही क्यों आया है? अगर गरे गधे, अगर एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट तेरे वेलोसिटी के दिशा में होता तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को नहीं बदल देता, रफ्तार को ना बदल देता। वो इतने बार पढ़ा दिया सेम बात। अगर वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन ऐसा है तो भैया ये वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन का ए पैरेलल वाला वेलोसिटी को बढ़ाता है और ए परपेंडिकुलर या फिर ए सेंट्रीपिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। जब ये चेंज ही नहीं हो रही है तो ए पैरेलल क्या आएगा? 0 आएगा। तो कौन बचेगा? ए परपेंडिकुलर बचेगा। तो अगर नेट वेलोसिटी इधर है तो ए परपेंडिकुलर इधर आएगा, एसी इधर आएगा और एसी की वैल्यू ये आएगी। क्या बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है भाई तो एक बार जल्दी से दिल बना दे या जल्दी से क्लियर लिख दे या दिल खुश कर दे। ये कॉन्सेप्ट, ये पार्ट, ये जो मैंने चैलेंज दिया था ये कंप्लीट हुआ। यहां पे तेरा आंसर भी आ गया और कई बच्चे जिन्होंने ये कर लिया, लाइक कुडोस टू देम, है ना? बहुत बहुत बधाई कि आप ये कर पा रहे हैं। यू आर लर्निंग रियली वेल। अब पहले बोल, इस क्वेश्चन में मजा आ गया? ऐसा एक और क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन ऐसा और दे दूं क्या? सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर, एकदम लगभग सेम एक और क्वेश्चन दे दूं, बट उम्मीद करूंगा कि तुमसे क्रैक होना चाहिए। मैं बकायदा तुम्हें 5 मिनट का टाइम दूंगा, तुम्हें वो क्वेश्चन क्रैक करना है। बोलो हाँ या ना। चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। सिमिलर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। चलिए तब तक मैं बैठ जाता हूं, इसको तुम लोग सॉल्व करो बढ़िया से।
हाफ ईयरली का सिलेबस कैसे मैनेज करें? भाई मैनेज ज़्यादा मत करो, अपनी जेई की तैयारी बढ़िया से करते रहो। स्कूल लेवल पे जो सिलेबस कराया जा रहा है, स्कूल जाते ही हो। एक तरफ तुम लोग कहते हो स्कूल रोज जाते हैं, काम नहीं हो पाता, दूसरे तरफ तुम कहते हो स्कूल मैनेज नहीं हो पाता, तो तुम स्कूल जाके करते क्या हो? हैं खाली वाटर कूलर के बगल में जाके पानी भरते हो क्या तुम लोग? पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो कि नहीं? तो स्कूल जाके बढ़िया पढ़ाई किया करो, स्कूल का सिलेबस स्कूल में निपटाओ, ठीक है ना। और रिवीजन भी जो करना है स्कूल के एग्जामों के लिए वहीं करो। आपके क्लास टीचर जिन्होंने स्कूल में जो भी कराया है, आप वो एकदम अच्छे से करके जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं सवाल में क्या बात कही हुई है, ठीक है ना। चल आगे देखते हैं। ए बी सी 3 रोबोट्स हैं जो इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रखा है साइड एस का, और इनिशियली ये लोग है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दे हैड एक्सेलरेटेड विद यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ए नॉट, यानी कि शुरुआत में ये रेस्ट पे थे और ए नॉट से एक्सेलरेट कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए जी क्या है आगे, सच दैट ए चेज बी, बी चेज सी, सी चेज ए। वही कहानी है जो पिछले वाले सवाल में थी, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन दे दिया है मैंने तेको, तो थोड़ा तेको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हम टैकल करें इस सवाल को, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट, और दूसरा आफ्टर व्हाट टाइम विल द एरिया फॉर्म्ड बाय ट्राइंगल बाय द रोबोट्स बी हाफ ऑफ द इनिशियल एरिया, यानी कि एरिया कितनी देर बाद आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों केस करते हैं, दोनों केस में क्या है देखो, व्हाट वी हैव टू डू हियर। सो ये आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। अब बात आपको भी समझ में आ ही गई होगी लास्ट वाले को देख के कि अगर ये ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो जैसे ये जब चलेंगे व्हेन दे विल स्टार्ट चेजिंग, सो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको देखना और समझने की कोशिश करना। ये कुछ इस प्रकार से ऐसे कुछ रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सो दे विल बी ऑन अ ट्राइंगल, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ट्राइंगल बना रहे होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आती है ना। ये बात तो पिछले क्वेश्चन में आपको आई गई है समझ में। अब देखो भाई, अगर तुम्हें इतनी समझ में आती है, तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो ए होगा यहाँ पे, ये जो बी होगा यहाँ पे, और ये जो सी होगा यहाँ पे, अभी ए बी के तरफ होगा वी वेलोसिटी से, और बी होगा सी के तरफ लेट्स से वी वेलोसिटी से, और अभी तो हम चाहो तो सी का भी बना ही लो, ये होगा वी से ए की तरफ, ठीक है। ये कहानी होगी, ठीक है। ये एंगल आपको लेट्स से पता ही है 60 डिग्री होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर ये दूरी ए और बी की बीच की दूरी जो है एक्स है, तो पहले तो मुझे ये बताओ एक्स घट रहा है या बढ़ रहा है। तो अगर एक्स घट रहा है या बढ़ रहा है, दो बताओ, और बताओ dx बाई डी टी ये एक नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है। dx बाई डी टी नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, ये बताना है। पहले तो ये बताओ dx बाई डी टी नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, पहले ये बताइए। dx बाई डी टी नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, ये बताइए। बहुत बढ़िया, जितने भी सारे बच्चे नेगेटिव बोल रहे हैं दे आर करेक्ट। तो dx बाई डी टी एक नेगेटिव वैल्यू है। अगर मैं यहां माइनस का साइन लगा दूं तो अब ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। सो नाउ इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, सो इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो पता है, ये जो बातें मैं आप लोग से कई बार ऐसे बीच में बोल देता हूं ना कि भैया बताओ dx बाई डी टी पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये खाली मैं इसलिए बोलता हूं कमजोर बच्चों के लिए, ठीक है ना। ये सब बातें बोली नहीं जाती हैं। मुझे डायरेक्टली माइनस dx बाई डी टी लिख देना चाहिए था और आपको समझ में आना चाहिए था कि x घट रहा है तो dx बाई डी टी नेगेटिव है। सर ने माइनस dx बाई डी टी लिखा है, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अब ये पॉजिटिव वैल्यू जो है ये किसके बराबर होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, कि भैया इसके ये, अब देखो dx बाई डी टी मतलब कि किस रेट से x घट रहा है, ठीक है ना। सो यानी कि हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। तो अगर आप देखो,
अगर आप देखो तो ये इधर जा रहा है कितने से, v से, और इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, दैट विल बी v cos 60। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं v प्लस v cos 60 डिग्री से, यस और नो? क्या आप इस बात से सहमत हैं? v प्लस v cos 60 से x घट रहा है, v प्लस v cos 60 से x घट रहा है। याद करो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, याद करो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अलोंग द लाइन जो भी वेलोसिटी है उनको पास ला रही है, उसको जोड़ना होता है, जोड़ना होता है, दोनों पास ला रही हैं। ये वाली v b की तरफ लेके जा रही है और b की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट b को a की तरफ लेके आ रहा है। अगर आप इतना लिखना सीख गए बाबू, अगर आप इतना लिखना सीख गए बाबू, तो आप क्या लिखोगे, माइनस dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये cos 60 हो जाएगा 1/2, ऐड करके हो जाएगा 3v/2। क्या आप सब लोग यहां तक एग्री करते हैं मेरे साथ? क्या आप सब लोग यहां तक एग्री करते हैं मेरे साथ? क्या आप सब लोग यहां तक एग्री करते हैं? और अगर आप यहां एग्री कर गए तो आप, आई थिंक मेरे साथ भाई एकदम आपको मजा आ रहा होगा ये सवाल करने में, बिकॉज v इज इक्वल टू u प्लस AT लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन लिखी जा सकती है along curved line also, along curved line also given A is tangential, A is tangential, A is tangential। यानी कि जब मतलब लगातार जिस भी डायरेक्शन में वो चल रहा है, ए हमेशा उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में है, हमेशा ए उसकी स्पीड बढ़ा रहा है। और ऐसा तो सवाल में दिया ही था कि हर बार ए की स्पीड बढ़ा रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट। तो और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो यहां इसको कर देंगे 0 और v को लिख लेंगे क्या, ए नॉट इंटू टी। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी आएगी, किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी आएगी, दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए नॉट इंटू टी। क्या यहां तक सहमत हैं आप लोग? हाँ, ए कांस्टेंट है, ए का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। देखो ना, एक्सेलरेशन भी तो बदल रहा है, ए का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो आप कभी भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो। कर्व्ड लाइन पे भी गिवन एक्सेलरेशन अलोंग द कर्व लाइन होनी चाहिए, यानी कि टेंजेंशियल होनी चाहिए, जो कि लगातार सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को छेड़ने का काम कर रही है। तो यहां एक्सेलरेशन लगातार वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही छेड़ने का काम कर रही है। मतलब जो गिवन एक्सेलरेशन है वो घूम क्यों रहा है वो बात दूसरी है। मतलब इसके अंदर और भी एक्सेलरेशन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है दैट इज ए नॉट, मतलब मैग्नीट्यूड को, जो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है दैट इज ए नॉट। तो v इज इक्वल टू ए नॉट टी बोला जाएगा। क्या बात क्लियर है? अगर तुम ये बोल गए और तुम ये समझ गए, फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना मेरे दोस्त। फिर तो आप लिखो माइनस dx बाय dt इज इक्वल टू ए नॉट इंटू टी डिवाइड बाय, अच्छा 3v/2 है ना, सो 3a नॉट इंटू टी डिवाइड बाय 2। अब बस इंटीग्रेशन की बारी है और एकदम टुच्चा सा इंटीग्रेशन है, क्योंकि a नॉट तो कांस्टेंट ही है और t के आगे लग जाएगा dt और इंटीग्रेट आप कर दीजिएगा, कोई आपको मना नहीं करेगा। और जब टाइम शून्य था, जब समय शून्य था, तो x क्या है? x बेसिकली इनके बीच का गैप है। तो स्टार्टिंग गैप कितना था? s के बराबर था। तो स्टार्टिंग गैप s हो गया और हमें वो टाइम चाहिए जब ये मिल जाएंगे, आपस में तीनों मीट कर जाएंगे, यानी कि फाइनल s कितना हो गया? 0। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये s लिखा हुआ है मैंने, ये s लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। सो माइनस dx का इंटीग्रेशन आएगा माइनस x, लिमिट्स लगाएंगे s से लेकर 0, इधर आएगा 3a नॉट डिवाइड बाय 2, t का इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक? 0 से t तक। सो आई विल पुट वैल्यूज हेयर। सो वैल्यूज डालने के बाद इधर बचेगा s, इधर बचेगा 3
ए नॉट डिवाइड बाई 2 और इधर आ जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 और हम टी की वैल्यू लिखेंगे 4s डिवाइड बाई 3 ए नॉट का अंडर रूट. सो दैट इज द आंसर, दैट इज द टाइम ऑफ मीटिंग, टाइम टू मीट. बोलिए हाँ या ना. 3a कैसे आया? अरे यार एकदम चोमू हो क्या भाई. 3v/2 था ना, हमने v की वैल्यू को जब a नॉट टी रखा तो ये v में 3 मल्टीप्लाई हुआ भाई. ये देखो ना यार, v की वैल्यू a नॉट टी थी तो यहां पे v की वैल्यू जब यहां डालोगे तो ये 3 आ जाएगा. एकदम गधा हो यार तुम एकदम. Is it clear? चलिए एक बार एस पॉजिटिव कैसे आया? तुम्हारी मंद बुद्धि को सलाम. क्या खाते हो बेटा दिन भर में? मिट्टी विट्टी तो नहीं चाट रहे हो आजकल हैं? खाना वाना मिल रहा है? ढंग का भोजन पानी करो बेटा, दिमाग भी ठीक रहना चाहिए, पागल हो जाओगे. कह रहा है एस पॉजिटिव कैसे आया? चोमू. पहले 0 डालो, पहले भी सिखाया हुआ है. लिमिट्स चेंज कर दो, नेगेटिव साइन को मार दो, या तो तुम मत मारो नेगेटिव साइन को, पहले 0 डालो तो -0, फिर -s डालो, -s ओपन करो, +s आएगा. मिट्टी विट्टी तो नहीं चाट रहे हो? या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हो, नेगेटिव को किल कर दो और लिमिट्स को उल्टा कर दो, ऊपर s नीचे 0. अब s डालो, -0 डालो, +s आ गया. ठीक है. चलिए अब अगला पार्ट जो इसका है वो मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है. अगले पार्ट में आपको खाली ये करना है, अगले पार्ट में आपको ये करना है कि जो आपने लिमिट्स बनाई थी, यानी कि -dx इज इक्वल टू 3a नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू टी डी टी, इसके अंदर जो लिमिट्स बनाई थी आपको बस ये ध्यान रखना है कि शुरुआती टाइम 0 पर यहाँ पे डिस्टेंस उनके बीच का s था और बाद में हमें एरिया हाफ करना है, वो टाइम चाहिए, टाइम फॉर हाफ एरिया. हमें हाफ एरिया का टाइम निकालना है तो यहाँ पे लिमिट्स में क्या डालेंगे तो आप खुद ही जानते हैं. जब ट्राइंगल बड़ा था, s इसकी साइड थी, तो जो भी एरिया था, तो बाद में जब ट्राइंगल छोटा हो जाएगा तो इसका एरिया अगर हाफ करना है तो s की वैल्यू होनी चाहिए s/√2, बिकॉज एरिया इज प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर. सो एरिया हाफ करना है, इसका मतलब है अगर आप एरिया के नीचे 2 चाहते हैं तो आपको s के अंदर √2 लाना पड़ेगा. क्या बात क्लियर है? तो यहां पे लिमिट डलेगी s/√2. तो जब आप ये इंटीग्रेट कर देंगे आपको नया टाइम मिल जाएगा जिसमें एरिया आधा हो जाता है. सिंपल एज दैट. ये आपका होमवर्क है, खुद ही कर लेना. कर क्या लेना, कर ही दिया है मैंने, बस छाप लेना अपनी कॉपी में. ओके, टीप टाप कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि दिमाग तो मैंने लगा दिया है. चलिए जी, चलिए जी. ये क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे मैं तुम्हें 100 रुपए का नगद इनाम दूंगा. ठीक है. चलिए ये क्वेश्चन आपको निपटाना है. वेलोसिटी ऑफ कैट इज कांस्टेंट. अब मैं पहले बना देता हूं कैट कहां है, डॉग कहां है. तो भाई देखो, एक यहां पे बिल्ली है कैट, वो सीधे भाग रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इस लाइन पे, और लेट्स से यहां पे d दूरी दूर, d डिस्टेंस दूर यहां पे एक डॉग है. ठीक है. अब ये डॉग क्या कर रहा है, ये डॉग इस कैट को चेस कर रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम का नाम है डॉग कैट चेस प्रॉब्लम. और ये इसको कांस्टेंट स्पीड से चेस कर रहा है, यानी कि कुत्ते का चेहरा हमेशा बिल्ली की ओर रहता है और वो बिल्ली को देखता वो भाग रहा है, जहां जहां भाग रही है उसके पीछे पीछे भाग रहा है. ए तुम रिलेट क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, यहां चेज हो रहा है. एक तो कुछ बच्चे अपने उसमें चले गए, मेरा भी चेहरा वहीं रहता है, मैं भी पीछे पीछे भागता हूं. चलो देखो इधर. सो अब क्या हो रहा है,
कि भैया वेलोसिटी ऑफ कैट कांस्टेंट है, डॉग की हमेशा बिल्ली की तरफ है, चेजिंग विद कांस्टेंट स्पीड v, ठीक है ना। ये जो डॉगी है ना, कुत्ता बोलना अच्छा नहीं लगता, डॉगी है, ये v से कैट को चेज कर रहा है, और ये जो बिल्ली है ये u से भाग रही है, और u कांस्टेंट है, ठीक है ना। हमें ये पता लगाना है कि ये डॉग कितनी देर में, है ना, कितनी देर में, कितने टाइम में इस बिल्ली को पकड़ लेगा। चलिए निकालिए। जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए इसका आंसर। एक कह रहा है बिल्ली को रोक दो। चलिए भाई चलिए, अरे एक का आंसर आ रहा है यार, ये शायक बेरा ने कुछ आंसर निकाला है। बेटा कौन सा जीपीटी लगाते हो? हाँ कौन सा जीपीटी है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है आंसर, ठीक ठीक लग रहा है मुझे। चलिए जी चलिए, तो हो कुछ यूं रहा होगा कि भागते भागते बिल्ली यहां पहुंची होगी, मान लेते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पहुंची होगी, ठीक है। और ये जो डॉगी है, ये डॉगी ऐसे भाग रहा होगा बिल्ली को चेस करते करते, तो किसी इंस्टेंट पे ये डॉगी यहां होगा और इसका चेहरा या इसकी वेलोसिटी कह लें तो वो बिल्ली की तरफ होगी। हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए भाई, इस बात पे जल्दी से हाँ या ना आ जाना चाहिए, ठीक है। इस बात पे जल्दी से हाँ या ना आ जाना चाहिए भाई। ऐसा कुछ हो रहा होगा किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन जो है दैट इज s, इनके बीच का सेपरेशन जो है दैट इज s। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, आप लोग बताइएगा मुझे, क्या मैं ये लिखना वाजिब होगा कि लेट्स से एट एनी इंस्टेंट यहां पे लेट्स से ये एंगल जो है ये v के साथ, मतलब थोड़ा सा v की लाइन थोड़ा मैं सीधी बना दूं आपके लिए, ये v की लाइन है और ये एंगल है लेट्स से किसी इंस्टेंट पे लेट्स से थीटा हुआ, है ना। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि माइनस ds/dt, क्योंकि ds/dt नेगेटिव आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू v माइनस u cos थीटा। क्या आप सब लोग इस बात से एग्री हैं? ये मेरी पहली इक्वेशन है, बोलिए हाँ या ना। आपको सिनेरियो में सिंगल लाइन में बना के दिखाता हूं। अगर ये डॉगी है और ये कैट जी है, तो ये यहाँ पे अगर v से चल रहा है, और अगर मान लीजिए डॉगी की वेलोसिटी की लाइन में इसकी वेलोसिटी अगर u है और ये एंगल थीटा है, तो बिल्ली मौसी की ये वाली वेलोसिटी u cos थीटा हो जाएगी। और अगर हम कह रहे हैं कि ये सेपरेशन है, तो अगर हमें डॉग मतलब बिल्ली को पकड़वाना है कुत्ते से, सॉरी मतलब डॉग से, तो ये जो गैप है इनके बीच में ये घटना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बननी चाहिए, यानी कि जो पीछे से आ रहा है, जो चेस कर रहा है, उसकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन तेज होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखी जानी चाहिए, दैट विल बी v माइनस u cos थीटा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर है यहां तक?
यहां तक क्लियर है? तो मैं जब आगे बढ़ा, मैंने कहा चलो वाह, सर ने अच्छा सिखाया, मैं बढ़िया सीखा, अब मैं अब तो इंटीग्रेशन कर देता हूं, मैं बहुत चीता लड़का हूं या लड़की हूं। चीता चीती चीता चीती चीता का लड़की क्या होगा, जो भी होता होगा, फीमेल चीता। ये u cos थीटा और ये dt इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और तुमने कहा बड़े कॉन्फिडेंस से सर अब क्या है, अब तो इंटीग्रेट मार दो, टाइम ही तो निकालना था, शुरुआती टाइम में इनके बीच की दूरी d ले लो और बाद का टाइम के लिए इनके बीच की दूरी 0 ले लो कि ये बिल्ली पकड़ा गई है, तो इस तरीके से टाइम निकाल देना चाहिए, इंटीग्रेशन ऐसे बनाएंगे गुरुजी। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जैसे तुमने ये सोचा तो अगले स्टेप पे तुमने कहा चलो इंटीग्रेट करते हैं, ये माइनस का साइन मार देता हूं, लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं। तो जब मैंने ये काम किया तो मालूम पड़ा ds इंटीग्रेशन माइनस का साइन मार दिया, 0 से d इज इक्वल टू ये हो गया v dt माइनस u cos थीटा इंटू dt, और इधर इंटीग्रेट किया था 0 से t तक, 0 से t तक। भाई अब जैसे कि ये स्पीड कांस्टेंट है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ds का इंटीग्रेशन s आएगा, लिमिट्स डालने के बाद ये d बन जाएगा, ये आपका v आएगा, और t का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t आएगा, लिमिट्स डालेंगे तो ये t आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। माइनस अब यहां पे u आएगा, इंटीग्रेशन cos थीटा dt। अब यहां मामला फंस गया। कैसे फंस गया गुरुजी? दिक्कत ये थी कि ये थीटा जो था ये वेरिएबल था। अब ये वेरिएबल था तो ये कसम खा लिया कि इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाएंगे, कसम खा लिया इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाएंगे। तो कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा? या तो cos थीटा में पता हो टाइम के रिस्पेक्ट में, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए ना cos थीटा, तभी तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, वरना इंटीग्रेट ही नहीं होगा। फंस गए ना, मामला फंस गया ना, गाड़ी फंस गई। यहां पे मैंने कहा हाँ यार गाड़ी तो फंस गई, तो अब क्या करें? यहां पे हम फंस गए, ठीक है, यहां पे हम फंस गए। अब यहां पे जब फंस गए तो अब क्या किया जाए? अब फंस जाने के बाद हम एक और चीज सोचेंगे, वी विल थिंक वन मोर थिंग। क्या आप सब इस बात को एग्री करेंगे कि अगर मैं ये बोलूं कि मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन आपकी x है और ये डायरेक्शन आपकी लेट से y है ना, ज्यादा माइंड मत करिए, ऐसे मान लीजिए x है, तो ये अभी पूरा गेम ये वाला, ये दोनों किस पे है? y एक्सिस पे। बाद में जब कहीं मान ले ये डॉगी ने बिल्ली को पकड़ लिया, d प्लस c हो गया यहां पे, तो ये दोनों किसी ना किसी एक पॉइंट पे होंगे ऑन द x एक्सिस, ठीक है ना। यानी कि जो कैट मौसी का x कोऑर्डिनेट होगा वही डॉग, अब जो भी बोलो है ना, मौसा तो नहीं बोल सकते, सो डॉगी जी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा x में वो सेम होगा। यानी कि यहां पे देखो, ध्यान से सुनना, यहां पे इसका x कोऑर्डिनेट 0, y में जो कुछ भी वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, y डॉगी लिख देते हैं। यहां पे लेट्स से इसको ओरिजिन मान लिया, तो x बिल्ली मौसी का 0,0, जब भी ये धराई में आएंगी बिल्ली मौसी, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, है ना। सो x ऐसे समझ लो कि x ऑफ डॉगी जी इज इक्वल टू x ऑफ बिल्ली जी कॉमा y 0 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो। और कैट का भी x 0 था, डॉग का भी x 0 था, यानी कि जितना x में डॉगी चला उतना ही कैट चली, किसमें? x में, जब तक वो पकड़े नहीं गए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो। अगर ये बात क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट इन x, ठीक है ना, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग इन x, ठीक है ना। ये बात हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। सो बिल्ली जी टोटल टाइम t में पकड़ी गई तो वो कितना डिस्प्लेस करेंगी? क्या u इंटू टी डिस्प्लेस करेंगी? बोलो हाँ या ना। क्या वो u इंटू टी डिस्प्लेस करेंगी? बोलो हाँ या ना। अगर ये u इंटू टी डिस्प्लेस करेंगी तो डॉग अंकल
कितना डिस्प्लेस करेंगे? अब हम देखते हैं डॉग अंकल की एक्स में वेलोसिटी कितनी है। तो जब हमने यहां तहकीकात करी तो अगर ये एंगल थीटा है, ये लाइन स्ट्रेट है, तो हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में कुछ भी लाइन खींचेंगे तो ये एंगल भी थीटा आएगा। बोलो हाँ या ना? तो डॉग अंकल की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आएगी? v cos थीटा आएगी। यानी कि डॉग अंकल का एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? dx आएगा v v v v v cos थीटा इंटू डी टी। हाँ या ना बोलिए भाई। डॉग अंकल का एक्स में डिस्प्लेसमेंट v cos थीटा इंटू डी टी आएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? ठीक है। सो हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा इंटू डी टी। कहां से कहां तक? 0 से टाइम t तक। बोलो यस और नो? ठीक है ना सर? ये कैसे निकाला एक बार और बता दीजिए। देखो बेटा, डॉग अंकल का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो था वो था v cos थीटा इंटू डी टी। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया बेटा, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया अंकल का, और ये वैल्यू हमने यहां पे प्लेस कर दी। क्लियर है? अब जैसे ही हमने ये करा, आहा फीलिंग आ गई, मजा आ गया। क्यों आ गया मजा गुरुजी आपको? मजा इसलिए आ गया क्योंकि ये v तो कांस्टेंट था, v को उठा के एलएचएस में ले आओ, u इंटू टी डिवाइड बाई वी लिख लो, और इधर लिख लो क्या? इंटीग्रेशन cos थीटा dt 0 से t। मतलब गुरुजी हमको इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो पूरे इंटीग्रेशन में उठ के सीधे वैल्यू ही मिल गई। वाह जी वाह, पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू ही मिल गया। u इंटू टी डिवाइड बाई वी डाल दीजिए, तो d इज इक्वल टू वी टी माइनस u, और ये पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या है? ut बाई वी, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर t बाय वी। सो फाइनली आंसर जो आएगा हमारे t का वो आ जाएगा d इंटू वी डिवाइड बाय, ये dv मत समझो इसको, है ना, ये पहले v आगे लिख देता हूं, v इंटू डी डिवाइड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे हाँ या ना बोल दो भाई। अगर आनंद की अनुभूति हुई हो तो बता दो, मजा आया नहीं आया? t इज इक्वल टू वी इंटू डी डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब एक कह रहा है सर हम लोग कॉस को इंटीग्रेट क्यों नहीं कर पाए? आपको मैंने मतलब बता बता के शायद मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन आपको ये बात पता नहीं किस दिन समझ में आएगी कि अगर आपको इंटीग्रेट करना होता है, अगर आपको इंटीग्रेट करना होता है किसी भी चीज को, एनीथिंग, अगर यहां पे फंक्शन है u का और आप चाहो dt से इंटीग्रेट हो जाए तो नहीं कर सकते। दिस यू कांट, यू कांट माय ब्रदर, यू कांट। नेगेटिव मार्क्स विल फॉलो। ओके, तो हम कभी भी इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन हमारा सेम वेरिएबल में होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो अगर यहां पे cos थीटा dt था, तो थीटा का या तो थीटा पता हो t के रिस्पेक्ट में तो वो यहां डाला जाए, यानी कि कुछ ऐसा पता होता कि cos थीटा को हम बोल सकते हैं t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 5, तो बहुत मजा आ जाता। cos को हम ये पूरा t वहां पे जाके उड़ेल देते और तब t से वो इंटीग्रेट हो जाता। लेकिन क्या cos तुम्हें पता है क्या? थीटा वेरिएबल है, इंटीग्रेट कैसे करोगे? और बिना इंटीग्रेशन के बाहर कैसे लेके आओगे उसको? तो फालतू बातें मत किया करो, दिमाग एकदम खराब मत करो मेरा, ठीक है ना? क्या यहां तक कहानी क्लियर है? क्या तुम्हें सवाल में आनंद आया नहीं आया? जल्दी बता दो एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है एकदम सेम क्वेश्चन तुम्हारे हवाले। 5 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करो इसको। तुम्हारे हवाले है, 5 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करो।
एक कह रहा मिंटॉस जिंदगी है। भाई जो बताया वो मिंटॉस ही है। अब हर बार ऐसा नहीं होता कि पहले लेमन जूस दे रहे हैं उसके बाद मिंटॉस दे रहे हैं। सर दर्द की अनुभूति हो रही है, मेरा माथा फोड़ दीजिए। सृष्टि लगी हुई है कि भैया आपकी स्किन ग्लॉसी है, क्या करें बेटा? पत्थर से घिस के इसको क्या वो मैट फिनिश कर दें? क्या क्या करें बेटा? मेरी स्किन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना? इस पे ध्यान दो। अंकित माझी ने कहा नहीं, डॉग बिल्ली को नहीं पकड़ पाएगा, वी अगर इक्वल टू है यू के। तो भैया अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो कायदे से प्लीज एकदम इज्जत के साथ ये बताओ उनके बीच में सेपरेशन कितना रहेगा, उनके बीच में सेपरेशन कितना रहेगा। यानी कि मुझे ये बताओ कि जैसे ये बिल्ली भागी और जैसे ही लेट से डी डिस्टेंस पे यहां से डॉग भागे, डॉग जी, ठीक है? तो अगर नहीं पकड़ाई में आएगी तो कुछ ऐसा होगा कि बिल्ली आखिरी में यहां पहुंची होगी और लेट से डॉग पीछा करते करते लेट से कुछ ऐसा इनका हालत हो गया होगा कि ये डॉग जी यहां से अभी भी पीछे भाग रहे होंगे वी से, और अब ये बिल्ली जी आगे यू से भाग रही होंगी, और इनके बीच में अब ये डिस्टेंस कांस्टेंट बचेगी। कांस्टेंट क्यों बचेगी? क्योंकि अगर v और u बराबर हैं तो ये गैप कभी कम नहीं हो पाएगा। तो ये कांस्टेंट जो उनके बीच में सेपरेशन बच जाएगा, आखिरकार वो सेपरेशन बता दीजिए मुझको, वो सेपरेशन बता दीजिए मुझको। एक कह रहा है सर लड़के और लड़कों में आप पार्शियलिटी करते हो। बेटा लड़के और लड़कों में कैसे पार्शियलिटी कर सकते हैं? ई और ओ का फर्क है बस। हाँ, अगर तुम्हारा कहने का तात्पर्य लड़की है, आई लगता है उसमें, ठीक है ना बेटा? ये ईमेल नहीं है कि मेल के आगे ई लगा दिया, वैसे तुमने लड़ के आगे ई लगा दिया, लड़की के आगे मतलब ई लगा दिया तो वो लड़की हो गया। कुछ भी है। कहाँ सीखते हो टेक्सटिंग? और तुम्हारी टेक्सटिंग समझ कौन पाता है? इसलिए ब्लॉक होते हो बेटा तुम। इसकी भी क्लास करवाई जाए क्या? एक ने भी अभी तक आंसर नहीं दिया है, एक ने भी आंसर नहीं दिया ढंग का। अब देखो, जैसे एक बच्चा पूछ रहा है कि गुरुजी आप कैट को रोक क्यों नहीं देते हो? आप यही कहना चाह रहे हो क्या कि मैं पार्शियलिटी करता हूं लड़का और लड़की में? बेटा ये बिल्ली है, लड़की नहीं है। अब जैसे किसी ने बोला कि भैया जी यहां पे ये डॉगी जी थे, आप जैसे हर बार बताते हो वैसा आपने क्यों नहीं किया? आपने ये कैट जी को यहां रोका क्यों नहीं? चलो मैं मान लेता हूं, मैं आपके हिसाब से चलता हूं बेटा, मैं कैट जी को रोक देता हूं। कैट जी को रोका, कैट जी की वेलोसिटी यहां मिल गई u, और बहुत सुंदर बात है कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमेशा कैट जी की वेलोसिटी कांस्टेंट थी। बट ये डॉग जी बहुत शैतान है। क्या होगा? अब इस डॉग जी के पास एक वेलोसिटी इधर की ओर, एक वेलोसिटी इधर की ओर, जिधर भी इसका नेट बनेगा ये नेट उस तरफ में चले जाएंगे। अब जैसे ही थोड़ा आगे गए, ये डॉग जी इतने शैतान थे कि इनकी आगे की ये बिकॉज ऑफ बिल्ली जी इनको एक यू तो मिली हुई थी, लेकिन भाई अब वही तुम्हें बता रखा है मैंने, इनका चेहरा बिल्ली से हट ही नहीं रहा। तो पहले जो ये वी इधर था, अब ये वी इधर ना होके इधर की ओर हो जाएगा। सारा खेल चौपट, मतलब इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। फिर जब इनका ये चेहरा चेंज होगा, फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा।
वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, और फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अभी भी ये u वाला तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये v वाला ये कैट g के डायरेक्शन में रहेगा हमेशा। फिर इससे और वेलोसिटी घूमेगी और वेलोसिटी घूमेगी और घूम घूम के इवेंचुअली उनको जाना तो यही है। ऐसा ऐसे पकड़ना पड़ेगा बिल्ली जी को, ठीक है ना। सो दैट विल बी रियली कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू एनालाइज। हम आज तक इसीलिए एक ऑब्जेक्ट को रोकते थे कि दूसरे वाले के बारे में यह पता था कि इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस तरीके से करने में आसानी होती है। एक लड़का कह रहा है ये डॉग अच्छा डॉग नहीं है, इसके इरादे अच्छे नहीं है। डू यू नो एनी डॉग हुज इरादे आर गुड? आई नेवर मेट वन, ठीक है ना। सो तभी ये डॉग है, दैट्स वाई नेम जस्टिफाइज, ठीक है। चलिए, और ये मत सोचिएगा कि ये कोई बहुत सिंपल कोई पैराबोला बन रहा है। इट इज नॉट अ पैराबोला, ये पैराबोला नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मैंने कैट को नहीं रोका, ठीक है ना। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। शैल आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? क्या मैं इस सवाल को सॉल्व कर दूं? क्या आपको चैलेंज में दे दूं? फिर मैं सॉल्व नहीं करूंगा कभी। जल्दी बताओ, छोड़ दूं या सॉल्व कर दूं? जल्दी बताओ, सॉल्व कर दूं या छोड़ दूं? अनुष्का बेटा, आज खत्म हो जाएगा काइनेमेटिक्स, डोंट वरी, आज खत्म हो जाएगा। चलिए जी, सॉल्व कर दिया जाए, बच्चों की डिमांड पे इसको सॉल्व कर दिया जाए। हालांकि मैं यहीं पे भी कर सकता हूं, बट ठीक है, मैं नया डायग्राम बना लेता हूं। चलो, सो ये रही कैट, क्या ये लिखा जा सकता है? जल्दी बताइएगा, क्या ये लिखा जा सकता है? इनके बीच का सेपरेशन अगर s है तो क्या मैं लिख सकता हूं ds डिवाइड बाय dt, है ना। लेट्स से माइनस ds डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू v माइनस u cos थीटा। पहले इसके लिए हाँ ना भरिए भाई, क्या ये लिखा जा सकता है? कैन आई राइट लाइक दिस? से yes और नो, से yes और नो। क्या ये लिखा जा सकता है? बोलिए यस या नो। चलिए, अगर ये लिखा जा सकता है, तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं? कैन आई राइट लेट्स से, अगर मैं बात करूं लेट्स से इनके x डायरेक्शन की वेलोसिटी की, इफ आई टॉक अबाउट देयर x डायरेक्शन वेलोसिटी, ये v माइनस यू कॉस थीटा से
ये इसको अप्रोच कर रहा है, द सेपरेशन इज डिक्रीजिंग विद दिस। सो अगर मैं लिखूं लेट से dx बाय dt, द रेट एट विच x इज लेट से सेपरेशन अलोंग x डायरेक्शन, सेपरेशन अलोंग x डायरेक्शन, ठीक है ना। सो अगर मैं लिखता हूं सेपरेशन अलोंग x डायरेक्शन, सो क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या लिखना चाहिए कि इनका x में क्या आ रहा है। तो ये वाली वेलोसिटी क्या है, देखो आप, व्हाट इज दिस वेलोसिटी, v cos थीटा, ठीक है ना। और ये वेलोसिटी क्या है भाई, ये वेलोसिटी है u। तो क्या मैं लिख सकता हूं x में सेपरेशन, क्योंकि मैंने यहां पॉजिटिव लिया है तो मैं मान के चल रहा हूं x में सेपरेशन बढ़ रहा है, सो आई कैन राइट u माइनस v cos थीटा। से यस और नो, x में सेपरेशन कैसे बढ़ेगा मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो इसकी x की वेलोसिटी क्या है, u है, और इसकी x की वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। तो x की अगर बात करें तो ये x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा, इनका x सेपरेशन कैसे बदलेगा। तो बिल्ली जी भाग रही हैं u से और ये डॉगी जी भाग रहे हैं v cos थीटा से, तो गैप बढ़ेगा किससे, u माइनस v cos थीटा से। क्या ये क्लियर है? और अगर ये क्लियर है और हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू है, तो हम यहां पे इस बात को क्या लिख सकते हैं पता है, हम ये लिख सकते हैं कि दिस टर्म एंड दिस टर्म इज सेम, यानी कि इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंस v इज इक्वल टू यू, हम लोग लिख सकते हैं माइनस ds बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी। क्या ये बात क्लियर है? ये लिखते ही dt काट दीजिए तो लिखा जा सकता है माइनस ds इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेट करेंगे, x डायरेक्शन में इनिशियल सेपरेशन कितनी थी, 0। जब दोनों यहां पे थे तो दोनों सेम x पे थे, सो इनिशियल x की सेपरेशन 0 थी और इनिशियल s कितना था, d के बराबर, सेपरेशन d के बराबर। जब फाइनली ये लोग x एक्सिस पे ही भागेंगे, ये जब डॉगी भागेंगे और जब कैट भागेंगी, तो ये इनके बीच में जो सेपरेशन आएगा, लेट से x फाइनल कह लेते हैं इसको। सो फाइनल x में सेपरेशन आ गया, x फाइनल, और सेपरेशन पूरा कितना बचेगा, x फाइनल ही बचेगा। सो इफ आई सॉल्व दिस, आई कैन किल दिस नेगेटिव साइन एंड आई कैन राइट डाउन d माइनस x फाइनल, इसको सॉल्व करके, और इधर लिख सकता हूं x फाइनल माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x फाइनल 2 टाइम्स ऑफ x फाइनल आ जाएगा d के बराबर, सो x फाइनल आ जाएगा d बाई 2 के बराबर, यानी कि इन दोनों के बीच में जो लास्ट में दूरी बचेगी वो बचेगी d बाई 2 के बराबर। क्लियर है? सो दिस इज separation in x direction. This is net separation. एक इक्वेशन नेट सेपरेशन की बनाई है, एक बनाई है सेपरेशन इन x डायरेक्शन की इक्वेशन। जब v और u बराबर है तो ये एक्सप्रेशन जो निकल के आ रहा है सेम निकल के आ रहा है, सो इक्वेट कर दिया दोनों को। इक्वेट करते ही हमारा आंसर आ गया सामने सामने। चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत बढ़िया, आपने एक सवाल निपटा लिया है। क्या आपको इसी लेवल का एक और सवाल करवा दूं क्या? एक और सवाल करवा दूं क्या इसी लेवल का? बोलो, आनंद आ जाएगा एकदम। बोल दो भाई। चलिए, ये सवाल करिए भाई, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
लास्ट 3 क्वेश्चंस, इसके अलावा 2 और हैं बस, उसके बाद सारा खेल खत्म, ठीक है ना, टॉपिक खत्म। मैं समझ गया हूं तुमसे होगा नहीं तो ये मुझे ही करना पड़ेगा, बट अगर तुम खुद सोच लेते तुम्हें बहुत अच्छा लगता ये सोचने के बाद, बट कोई नहीं, अब तुम नहीं सोच पाए तो मैं तुम्हारे लिए कर दे रहा हूं। ये आपका कैट, ठीक है, ये डॉग। अब खेल क्या पूछ रहा है सवाल, बेसिकली पता है सवाल ये पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या है डॉग का, डॉग का एक्सेलरेशन क्या है ये पूछ रहा है। और ये अब ये देख रहे हो आप, ये लाइन, ये जो भी है, ये कर्व है, ये एक तरीके का एक कर्व बन रहा है यहां पे। तो इस इंस्टेंट पे जब ये डॉग की वेलोसिटी एंगल थीटा बना रही है, जब ये डॉग की वेलोसिटी एंगल थीटा बना रही है, उस वक्त ये जो कर्व है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है। चलिए जी, ये दोनों चीजें निकालिए। बहुत ही, अगर देखो, अगर आपने मेरी बातों को ढंग से समझा है ना तो आप ये यूं कर दोगे चुटकियों में, लेकिन अगर आपने नहीं समझा है तो आपसे ये नहीं होगा, ठीक है। और ये भाई कोई हल्के सवाल नहीं है, ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल करा रहा हूं मैं आपको, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूं भाई, मैं कैसे अपनी फीलिंग व्यक्त करूं तुमसे कि ये सवाल बहुत ब्यूटीफुल है। हम जब आपके उम्र में थे, तैयारी करते थे, ये सब सवाल सपने में भी नहीं हिलता था हम लोगों से, ठीक है ना। युवराज, डॉग कैट नहीं आ रहा, क्या करूं बेटा? आज का लेक्चर फिर से देखना यार, सिंपल तरीका है, लेक्चर फिर से देख ले, आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बेटा। कई लोग काफी अच्छा सोच रहे हैं यार, बहुत प्यारा सोच रहे हैं कई लोग। आई एम रियली हैप्पी कि लोग ऐसा सोच पा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा। चलिए, क्या आप लोग इस बात से एग्री करेंगे सर ये कोई बहुत आपने खाली हवा बांधते रहते हो कि बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है? क्या बढ़िया सवाल है? कुत्ता भाग रहा था, मतलब डॉगी वी से भाग रहा था, और उसने फिर छोटा सा कहीं टर्न ले लिया होगा, उसकी स्पीड फिर से वी है, और आपने बताया था जब एंगल चेंज होता है और स्पीड कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, यानी कि, और वो भी कितना होता है? वो होता है v इंटू ओमेगा। क्या ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी? क्या ये बात थोड़ी देर पहले बताई थी और अब आपके दिमाग में बैठ चुकी है? और नहीं बैठी है तो आप बैठा लोगे कि नहीं बैठा लोगे? ये बात दिमाग में बैठ गई कि नहीं बैठ गई भाई, कि जब स्पीड नहीं बदल रही और डायरेक्शन खट 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 चेंज हो रहा है तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन v इंटू ओमेगा। क्या आएगा? v इंटू ओमेगा आएगा। नहीं आई बात समझ में? सर फिर हम ओमेगा कैसे निकालेंगे? बेसिकली आपको ये देखना है कि किस रेट से ये एंगल थीटा चेंज हो रहा है। ये एंगल थीटा इस रेखा पे डिपेंड करता है, इस रेखा पे डिपेंड करता है। और अगर आपको इस रेखा पे डिपेंड करता है तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए इस इंस्टेंट पे अगर मैं बिल्ली को रोक दूं, इस इंस्टेंट पे अगर मैं बिल्ली को रोक दूं, तो ध्यान से सुन लेना बेटा, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। तो ये वेलोसिटी जो v है ये हमेशा इस रेखा के डायरेक्शन में रहती है, ये कभी भी इस रेखा को रोटेट करने में हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है ना। सारा ये रेखा खाली इसलिए घूम रही है क्योंकि बिल्ली दौड़ रही है, ये u रिस्पॉन्सिबल है इस रेखा को घुमाने में,
समझ में आ रही बात। और ये जो डॉग की वेलोसिटी है ये सिर्फ इस रेखा की दूरी या ये सेपरेशन को कम करने में लगा हुआ है। तो टाइम बीइंग 1 मिनट के लिए एज्यूम करो कि बिल्ली अगर नहीं चल रही होती तो ये v किसको, ये u किसको देते, ये u हम डॉगी को देते, ये u हम डॉगी को देते। क्या बात क्लियर है? अगर हम ये u डॉगी को देते तो आप लोग मुझे खुद ही बताओ, ये तो टेंजेंट के अलोंग होती है, ये तो टेंजेंट के अलोंग होती है, तो क्या आप लोग एग्री करोगे इस बात पे? ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है ना, सीधी बात है, ये थीटा है, तो मुझे तो इस दूरी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं u साइन थीटा? यस और नो? और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमेशा 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 ओमेगा क्या होता है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय सेपरेशन। सेपरेशन सवाल के अंदर दिया हुआ है r, तो क्या मैं ओमेगा को लिख सकता हूं, ओमेगा को लिख सकता हूं u साइन थीटा डिवाइड बाय r? हाँ या ना बोलिए भाई, हाँ या ना बोलिए। क्लियर है? मैंने 1 मिनट के लिए बिल्ली को रोका तो बिल्ली की वेलोसिटी डॉगी को दी और बिल्ली की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो दूरी कम ज्यादा करने में हेल्प कर रहा है। और आपको पता है कि ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos थीटा। वो तो आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हम सेपरेशन किस रेट से कम कर रहे थे, -ds/dt कैसे कर रहे थे। ये देखो v आपको सेपरेशन घटा रहा था और u आपका सेपरेशन बढ़ा रहा था, u cos थीटा। तो ये था v माइनस u cos थीटा, v माइनस u cos थीटा। तो ये तो सेपरेशन वाली वेलोसिटी थी, ये है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो इस लाइन को रोटेट कर रही है। और क्या आएगा? ओमेगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय r आएगा। बोलो हाँ या ना? अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, अगर तुझे यहां से नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ ले कि ये देख, ये रही बिल्ली, ये रहा डॉगी, डॉगी बिल्ली की तरफ भाग रहा है, ये रही वेलोसिटी v और ये रही वेलोसिटी u और ये लाइन सीधी थी। तो ये एंगल अगर थीटा है, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो तुझे तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। तो यहां से देखेगा, अगर यहां से देखेगा कि ये लाइन कैसे बदल रही है, तो लाइन को कौन बदलेगा? ये वाली वेलोसिटी, ये आएगी u साइन थीटा। तो u साइन थीटा डिवाइड बाय ये गैप कितना इनके बीच का? r। तो डिस्टेंस है r और वेलोसिटी है u साइन थीटा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? आ जाएगा u साइन थीटा डिवाइड बाय r। ये आ गया तेरा ओमेगा, और v इंटू ओमेगा करने से a परपेंडिकुलर आ जाता है। तो तुझे एक्सेलरेशन मिल गया डॉग का, वो हमेशा डॉग की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। यानी कि अगर मैं शुरुआती डायग्राम पे जाऊं, यहां मैंने बनाया नहीं शायद, कहां गया पुराना डायग्राम? कहां बना रहा था यार मैं, कहां सिखा रहा था तुम लोग को? कहां गई वो वेलोसिटी? अच्छा यही होगा, ठीक है ना। अगर मैं शुरुआती डायग्राम पे जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये डॉग की वेलोसिटी है तो डॉग का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, एंड दैट एक्सेलरेशन will turn the dog. Is it clear? That acceleration will turn the dog. And रही बात रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तुमको पहले ही सिखा चुका हूं, v स्क्वायर डिवाइड बाय a परपेंडिकुलर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या निकलेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा। नेट डॉग की वेलोसिटी v है तो v का स्क्वायर करो डिवाइड बाय a परपेंडिकुलर करो, यानी कि v इंटू u इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय r। तो r ऊपर चला जाएगा, एक v से एक v कट जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा v इंटू r डिवाइड बाय u साइन थीटा। हाँ या ना बोलिए भाई साहब, समझ में आ गया हो तो बोलिए जय। बेटा कैट को अभी इसलिए रोके क्योंकि उस इंस्टेंट पे मैं काम करना चाह रहा हूं, पूरे मोशन को काम करता तो कैट को रोकने से ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। मुझे खाली ये चेक करना है कि वो जो लाइन है डॉग और कैट के बीच में, वो रोटेट किस रेट से कर रही है, किस रेट से रोटेट कर रही है। तो ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। बेटा डॉग और कैट चेस प्रॉब्लम में, ठीक है ना, जितनी वेरिएशंस पॉसिबल थी सारी करा दी है, देखो, ठीक है ना, सारी करा दी है। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ बचता नहीं है, मतलब, ठीक है ना। जनरली
स्टैंडर्ड में लोग क्या क्या करा देते हैं कि टाइम टू कैच करा देते हैं स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। टाइम टू कैच के बाद देखो एक और वेरिएशन करा दिया कि अगर वो दोनों स्पीड सेम होंगी तो कितना गैप बचेगा, ठीक है, लोग वहां तक भी करा देते हैं। एक्सिलरेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी बातें भाई अल्टीमेट लेवल के स्टूडेंट्स को ही डिलीवर की जाती है। मैं मान रहा हूं तुम लोग अल्टीमेट हो तो इसलिए दे रहा हूं। अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम भाई छोड़ दो, डोंट टेक इट ऑन योर ईगो कि यार मुझे ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपको जो रिक्वायर्ड है वो तो बहुत हलवा हो चुका है आपके लिए, क्योंकि आपने क्लास का लेवल ये वाला जी लिया अभी, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो कब की पूरी हो चुकी है। जिनको आज का लेक्चर कम समझ में आ रहा है तो आई एम सॉरी, बट आपके औकात के बाहर का लेक्चर चल रहा है आज, 2-3 बार देखना पड़ेगा। और अगर आप 2-3 बार देखने वाली मेहनत नहीं कर सकते सो ट्रस्ट मी, ये आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। कई लोगों को ये नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। भैया लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर भी अगर तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगा, लास्ट लेक्चर भी अगर तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगा तो क्या बात कर रहे हो यार, फिर तो मैंने क्या ही पढ़ाया तुमको। मजा, द फायर तो तब फील होगी ना जब लास्ट लेक्चर में लगे यार यार क्या बता दी बात, यार समझ ही नहीं आ रही है, तब तो वो फायर आएगी। जब बाकी मैंने जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने पूरा किया, हर चीज को एकदम ओपन करके प्रॉपरली परोसा है आपके सामने। अगर अब भी आपको दिक्कत हो रही है तो ट्रस्ट मी ब्रो, देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू। चलिए ये क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन करिए भाई, ये क्वेश्चन करिए। क्या बोल रहा है, दो शिप है ए एंड बी आर मूविंग इन अ काम सी, है ना, शांत महासागर में, प्रशांत नहीं शांत, है ना, शांत सागर में काम सी, है ना, समुद्र में चल रही है। शिप ए मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी, किस रेट से, 16√2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। शिप बी मूव्स टू नॉर्थ एट 4 kmph, ठीक है। At midnight, ship B is 80 kilometer east of ship A. They can communicate with each other if the distance between them is 50 kilometer. ये दोनों शिप आपस में तभी कम्युनिकेट कर पाएंगी जब इनके बीच में 50 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा जी, क्या क्या पूछा गया है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, यानी कि इन दोनों के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी वो बतानी है, मतलब ड्यूरिंग द मोशन। एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, तो ये जब होगा तो इनके बीच में सबसे कम वाली दूरी बतानी है, ठीक है ना। अभी देखेंगे कैसे बताएंगे। दूसरा, एट व्हाट टाइम ऑन द क्लॉक टू नहीं आएगा, यहां पे डू आएगा, डू दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, घड़ी में कितने बज रहे होंगे जब इनकी वार्तालाप चालू हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात, फॉर हाउ मच पीरियड डू दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, कितनी देर के लिए ये शिप आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं पहले, तो इसका बहुत एकदम भव्य डायग्राम बनाएंगे। ये रही शिप ए, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है 16√2 से, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट। अब एक कल गधा बोला कि सर आपने परसों वाले क्लास में यहां पे एंगल 45 डिग्री कैसे ले लिया। अरे भाई, अगर ये नॉर्थ है, अगर ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है ना उसको एग्जैक्टली 45 डिग्री पे लिया जाता है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार की कहानी आज भी है। तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री पे शिप ए को चलवा रहा हूं, शिप ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। चलिए यहां से ठीक 80 किलोमीटर ईस्ट की ओर, ठीक 80 किलोमीटर ईस्ट की ओर यहां पे एक दूसरी शिप है बी, और ये शिप जो है, ये शिप नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये शिप नॉर्थ की तरफ चल रही है
4 किलोमीटर पर आवर से। यहां पे नंबर लिखा है, सिर्फ नंबर में खेल लेते हैं। ये 4 kmph से नॉर्थ में जा रही है। एक आवर कम्युनिकेट किया था सर सीनियर से, लावण्य सक्सेना। बेटा इधर कम्युनिकेट करो, वो सीनियर से मत करो, ठीक है ना। क्या है फिर, आप जानते ही हो, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं आना चाहिए जीवन में, ठीक है। इधर ध्यान दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इन टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, ये शिफ्ट वाले को प्रॉब्लम को कैसे करते हैं। आप क्या करो, अब जैसे कि हम चाहें तो इसको पहले एक को रोक दें, बट मैं कहता हूं हमेशा कि रोकने से पहले अगर देखो ऑलरेडी वेलोसिटीज परपेंडिकुलर है आपस में, तो रोक दो और काम चालू करो। बट जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटीज नहीं दी हुई है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं। ये 16√2 का ये कंपोनेंट कितना बैठेगा, 16√2 का ये कंपोनेंट कैसे बैठेगा, कितना बैठेगा, ये 16 बैठेगा। ये वाला कंपोनेंट कितना बैठेगा बेटा, 16 बैठेगा। अब मैं ये शिप ए को रोकने वाला हूं, शिप ए को रोक दूंगा। शिप ए को रोकूंगा तो ये वाली 16 इसको कैसे मिलेगी, इस डायरेक्शन में मिल जाएगी। ये मिलने वाली वेलोसिटी को व्हाइट में बना देता हूं। ये वाली मिल गई वेलोसिटी कितने में, कितनी, 16, ठीक है ना। अच्छा, ये ऊपर वाली 16 भी बी को मिल जाएगी, नीचे वाली डायरेक्शन में कितनी मिल जाएगी, 16, ठीक है ना। ये दोनों वेलोसिटी आपने ए को रोका तो बी को मिल गई। तो अब बी की नेट वेलोसिटी ड्रॉ कर लेते हैं। बी की नेट वेलोसिटी इधर तो 16 ही रहेगी, इधर नीचे 16 ऊपर 4, तो इधर नेट कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 12, ठीक है ना। सो 12 इज द नेट वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप क्या इतना सब एग्री, आप लोग मेरे से इस बात पे तो एग्री कर जाएंगे ना कि अब ये शिप बी ऐसे चलेगी। क्या इस बात पे आप मेरे से एग्री कर जाएंगे, ये शिप ऐसे चलेगी। और ये क्योंकि ये वाली 12 है तो ये एंगल जो आएगा ये आएगा 37 डिग्री। से यस और नो, से यस और नो। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ए के रिस्पेक्ट में बी, शिप बी ऐसे जाते हुए दिखाई देगी। सो दिस विल बी द रूट, दिस विल बी द रूट इन विच अ पर्सन ऑन ए विल ऑब्जर्व द शिप बी मूविंग। तो जो जहाज ए पे होगा उसको ऐसा लगेगा कि बी ऊपर नॉर्थ में नहीं जा रहा है, उसको लगेगा बी ऐसे जा रहा है। क्या बात क्लियर है। तो अब बात करें, क्या आप सब लोग अब इस बात से सहमत हैं कि अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो यहां से परपेंडिकुलर डाल लिया जाए, यहां से परपेंडिकुलर डाल लिया जाए, तो ये वाली डिस्टेंस जो आएगी डी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए भाई। क्या ये दूरी निकाली जा सकती है, बोलो हाँ या ना। डी निकालो, चलो डी निकालो। डी निकालेंगे, कैसे निकलेगा डी, यहां पे ये रहा 80 और ये रहा परपेंडिकुलर, सो ये 90 है, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो मैं लिखूंगा साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय 80। सो 37 होता है 3 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय 80, और डी इससे मेरा क्या आ जाएगा, 48 किलोमीटर आ जाएगा। दोनों शिप के बीच में मिनिमम दूरी जो होगी दैट विल बी 48 किलोमीटर। क्या एग्री करते हैं इस बात से। अब एक गधा कह रहा है 37 कैसे आया, मर जाऊंगा लेकिन तुझे ये समझ नहीं आएगा 37 कैसे आया। भाई लिटरली यार एकदम पागल जनता है भाई। गधा, ये 16 है, ये 12 है और रिजल्टेंट आएगा इधर, तो ये एंगल थीटा है। लिख यहां पे tan थीटा 12/16, गधा 3/4। कौन सा एंगल होता है tan का जो 3/4 होता है। और अगर अब मुंह उठा के ये बोला ना कि हमें कैसे पता चलेगा ये, तो कैमरे में घुस के मारूंगा मैं अभी। इतने दिन हो गए ये करते करते, क्लियरली दिख रहा है कि ये 3 है, ये 4 है। कोई बच्चा पागल नहीं होता। हाँ मास्टर पागल होता है ना, और नहीं हो रहा तो उसको तुम कर दो पागल। बच्चा पागल नहीं होता।
अर्नव आज का लेक्चर भाई डिलीट कर दे, आज का लेक्चर डिलीट कर दे भाई, अपने जिंदगी से डिलीट कर दे आज का लेक्चर। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं आ जाओ सर वेलकम है, मतलब घुस के मार दो भाई साहब। चलिए खैर, मुझे क्या करना भाई, मैं तो पढ़ाता हूं, खुद ही पागल हो जाऊंगा, तुम लोग को नहीं सही कर पाऊंगा। तो अब ये डी आ गया 48 किलोमीटर, यानी कि यहां कोई ऐसा एक पॉइंट आया होगा जब ये शिप आ रही होगी, जब दूरी होगी 50 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना। लेट्स से दैट पॉइंट इज ए भी तो नाम रख चुके हैं। लेट्स से दैट पॉइंट इज एक्स। तो एक्स पे कम्युनिकेशन चालू हो जाएगी जैसे ही इनके बीच में दूरी होगी 50 किलोमीटर। जैसे ही इनके बीच में दूरी होगी 50 किलोमीटर, कम्युनिकेशन चालू हो जाएगी। फिर वापस से जब ये शिप आगे जा रही होगी तो फिर एक पॉइंट आएगा, लेट्स से ये आ गया वाई। ये जैसे ही वाई पे पहुंचेगी तब, और वापस से ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर हो जाएगा, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगी बंद। क्लियर है ये बात? क्या ये बात क्लियर है? अगर ये दोनों बातें क्लियर हैं तो भैया ये दूरी निकालो, पहले ये दूरी निकालो, ये दूरी निकालो भाई साहब। ये दूरी कितनी आएगी ये निकालना है। कैसे निकलेगा दूरी? तो लेट्स से ये दूरी s है, ठीक है ना, तो ये भी 48 है, ये 50 है, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? s हो जाएगी। तो मैं s को निकालता हूं। सो s जो होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। ये दूरी जो भी हो आप फाइंड करो, ठीक है ना, प्लीज फाइंड आउट दिस दूरी s। अब यहां से x से y के बीच में पूरा कम्युनिकेशन चलेगा। सो ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन कितना होगा? 2s डिवाइड बाय किस स्पीड से ये शिप जा रही है। तो अगर ये 12 है, ये 16 है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी? तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगी अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट विल बी 20 आएगी। यानी कि ये जो बी वाली शिप है ए के रिस्पेक्ट में इधर 20 से चल रही है, 20 kmph से। तो ये x से लेकर y तक कितनी देर में या कितनी देर में x से y पहुंचेगी? सो 2s डिवाइड बाय 20 kmph। बोलो yes और no। से yes और no गाइस, से yes और no, प्लीज से yes और no। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, बट मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, आप लोग के बस की नहीं है, आप लोग के औकात के बाहर की बातें हम कर रहे हैं, तो मैं अब और नहीं करना चाहता। इस श्रृंखला में जो स्टैंडर्ड सवाल कराए जाते हैं मैं आपको वो करा देता हूं। स्टैंडर्ड सवाल कराने के लिए तो मैं मन से बना दूंगा सवाल। ये रहा ए, ये रही एक शिप जा रही है, लेट्स से इधर जा रही है 20 kmph से, ठीक है ना, और लेट्स से यहाँ पे एक कोई 100 किलोमीटर दूर एक दूसरी शिप जा रही है, लेट्स से इधर की डायरेक्शन में या इधर के डायरेक्शन में 20 kmph से। ये रहा बी और ये रहा ए, और पूछा गया है पहला क्वेश्चन आएगा फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। सेकंड, फाइंड टाइम टू रीच मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना भाई। चलिए, ये सवाल जनरली कराया जाता है। अब यही सवाल तुम लोग कर लो, तुम लोग की औकात नहीं है इससे ऊपर करने की, ठीक है ना। अब क्या करते हैं ऐसे सवालों में, हम ए को रोक लेंगे, ए की वेलोसिटी बी को दे देंगे। जब हमने बी को दे दी तो अब बी के पास दो वेलोसिटी है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी 20√2 और ये सीधे ऐसे चला जाएगा।
अब आपसे बोला गया मिनिमम डिस्टेंस, तो आपको बेसिकली ये डिस्टेंस निकालनी है d, और ये एंगल 45 डिग्री आएगा। सो दिस d एंड दिस 100 एंड दिस 45, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनियस। सो वी कैन राइट d डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री। सो d आ जाएगा आपका 100 इंटू 1/√2, दैट इज 50√2 किलोमीटर। ये आपका पहला आंसर आ गया। हैप्पी? ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ गया। वेरी वेरी हैप्पी। अब दूसरा आंसर कि कब वो शिप मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचेगी, यानी कि ये बी वाली शिप यहां पे कब पहुंचेगी, तो ये वाली भी दूरी निकाल लेंगे। सिंस ये 45 डिग्री है और ये 90 है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी भी बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू डी। तो ये यहां से यहां कितनी देर में पहुंचेगी? सो टाइम निकालने के लिए बी से बी डैश की दूरी डिवाइड बाय स्पीड कितना है? 20√2 कर देंगे। दूरी आ जाएगी डी डैश डी के बराबर। डी कितना है? 50√2। सो हो जाएगा 50√2 डिवाइड बाय 20√2, और इससे क्या हो जाएगा? ये √2 कट जाएगा। आंसर आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 आवर्स। दैट इज द आंसर। ये 2 सवाल हो गए। तुम इतना सीख गए, बहुत सीख गए। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। ब्रेन चाहिए होता है, ब्रेन। ठीक है ना? दैट्स इट। पिछले क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे दी कि कम्युनिकेशन तब हो सकता है जब उनके बीच में दूरी हो 50 किलोमीटर। तो जब ये शिप इधर से आ रही थी, जब मिनिमम डिस्टेंस 48 है, यानी कि 48 के पहले किसी पॉइंट x पे इनके बीच की दूरी 50 हुई होगी, और ऐसे ही बाद में कोई एक पॉइंट आएगा y, जब फिर से इनके बीच में दूरी 50 हुई होगी। तो ये x से लेकर y तक के बीच में हमेशा जो दूरी है वो 50 से कम होगी। सो टोटल 2s डिस्टेंस तक दूरी 50 से कम थी। सो 2s डिस्टेंस डिवाइड बाय नेट स्पीड इज द टाइम और ड्यूरेशन फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बारी आती है कि भैया कितने घड़ी में कितने बज रहे होंगे जब कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। यानी कि हमें यह बताना है कि जब वो x पे पहुंचेगा तो कितना टाइम हो रहा होगा। सो b से लेकर x तक की डिस्टेंस t इज इक्वल टू b से लेकर x तक की डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड 20 kmph। इसका आंसर निकालिए। कैसे निकालेंगे? अब आपको s अगर मिल गया है, तो आप यहां से लेकर यहां तक की दूरी में से s को घटा दीजिए। एक बार जल्दी मुझे कोई कैलकुलेटर से s निकाल के बताना, s कितना आ रहा है? व्हाट इज द s कमिंग? जल्दी टेल मी व्हाट इज द s कमिंग, देन आई विल सॉल्व इट। वैसे मैं खुद ही कर सकता हूं। दिस विल बी √2 इंटू 98 √196 √196 यानी कि 14 आ रहा है, ठीक है ना? सो दिस इज 14, दैट इज 14। चलिए 14 आ रहा है। अब देखिए चमत्कार, 14 आ रहा है। अब मैं निकालता हूं ये बीच वाले पॉइंट को, मैं बोल देता हूं लेट्स से C। तो मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है B से X तक की दूरी। तो मैं क्या करूंगा, ये बहुत ध्यान से ट्राइंगल को देख लो। ये रहा 80, ये रहा आपका C, और ये रहा आपका B, और ये एंगल था 37 डिग्री। सो ये 90 है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? 80 cos 37। 80 cos 37 होता है 80 इंटू 4/5। ये आ जाएगा कितना भैया? ये चला गया कितने से? 16 से। 16 चौके 64, 64 किलोमीटर आ गया भाई। 64 किलोमीटर आ गया भाई। 64 किलोमीटर आ गया यहां से यहां तक। लेकिन हमारे पास x वाला जो पॉइंट था वो यहां से कितना दूर है? वो यहां से 14 किलोमीटर दूर है, यानी कि x। तो मेरा bx जो आएगा दैट इज bc माइनस s,
दैट इज 64 माइनस 14 आ जाएगा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर दोस्तों, 50 किलोमीटर B से X तक की दूरी। सो टाइम जो लगेगा B से X जाने के लिए ये लगेगा 50 किलोमीटर दोस्तों, डिवाइड बाय 20 kmph। 20 kmph यानी कि दोस्तों आंसर आ जाएगा 2.5 घंटा। 2.5 घंटा आ जाएगा दोस्तों आंसर B से X जाने में। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। सवाल के अंदर खुद लिखा हुआ था जो सिचुएशन बताई जा रही है वो मिडनाइट की है। मिडनाइट मतलब 0000। अब इसके बाद 2.5 घंटे और लग गए, 2.5 घंटे और लगे, उसके बाद कम्युनिकेशन चालू हुई, यानी कि सुबह के 2:30 बज रहे थे जब कम्युनिकेशन चालू हुई। क्या बात क्लियर है? सुबह के 2:30 बज रहे थे जब कम्युनिकेशन चालू हुई। ठीक है, तो सेकंड का आंसर है एट व्हाट टाइम कम्युनिकेशन स्टार्ट्स। सो 2:30 AM पे कम्युनिकेशन स्टार्ट्स। अब कितनी देर कम्युनिकेशन चली? सो 2s डिवाइड बाय 20 यानी कि 2 इंटू 14 डिवाइड बाय 20 यानी कि 28 डिवाइड बाय 20 यानी कि 28 डिवाइड बाय 20। सो दैट विल बी 1.4 आवर्स चली। क्या चली? कम्युनिकेशन। 1.4 आवर्स कम्युनिकेशन चली। अगर तुम्हें यह सवाल अब समझ नहीं आया है तो भाई तुम छोड़ दो यार। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको यह बात अब भी समझ नहीं आ रही है। आई एम नॉट टीचिंग फॉर यू। एक कह रहा है ये ऐसी क्या बात कर रहे थे रात को। बेटा ये इनकी हरकतें बेटा तुम्हारी तरह नहीं है, ठीक है ना। अब ये आखिरी सवाल जो था, अब ये होमवर्क है, ये सवाल तुम लोग खुद ही करो। दैट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज प्योरली होमवर्क फॉर यू। एक बात मुझे बतानी है, एक बात मुझे और बतानी है, एक जनरल बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि मान लेते हैं कभी अगर लेट्स से कोई सिंपली ये लेट्स से y है, ये x है, अगर लेट्स से ये पार्टिकल a है, ये पार्टिकल b है, इनकी रैंडम कोई वेलोसिटी हो सकती है, इनके रैंडम कोई पोजीशन हो सकती है। लेट्स से दिस इज RA, लेट्स से दिस इज RB, ठीक है ना भाई। लेट्स से दिस इज RA, लेट्स से दिस इज RB, इनकी रैंडम कोई वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है ना। लेट्स से ये रही वेलोसिटी ऑफ B, ठीक है ना भाई। और लेट्स से ये रही वेलोसिटी ऑफ A, ठीक है ना। सो जस्ट इमेजिन लाइक दिस, मैं थोड़ा सा इसको और सुंदर कर देता हूं, सौंदर्यीकरण करता हूं इसका मैं, रुको जरा। सो ये रही लेट्स से वेलोसिटी ऑफ B, और ये यहां पे लेट्स से दिस इज वेलोसिटी ऑफ A, ठीक है ना। सो एक नोट डाल लीजिएगा कि कंडीशन फॉर कोलिजन कि ये कब टकराएंगे भी कि नहीं टकराएंगे। तो एक ही कंडीशन होती है बच्चों, उसको याद रखो कि अगर आपने मान लो A को रोक दिया, ठीक है। सो A को रोक दिया। अब बहुत ध्यान से देखना, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, ये पोजीशन ऑफ B बताएगा विद रिस्पेक्ट टू A। हाँ या ना बोलो, RBA। और आप तो जानते हो ना, RBA इज RB माइनस RA। तो यही वेक्टर बनना चाहिए, क्योंकि यहां से हम B की पोजीशन को देख रहे हैं। RBA बोलो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, जल्दी बताओ बेटा, RBA बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए।
अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, आपको दूसरी बात भी समझ में आएगी। अगर मैंने ए को रोक दिया है, अगर बेटा मैंने ए को रोक दिया है बेटा, तो बेटा ये जो वेलोसिटी है ए की, ये मुझे किसको देनी पड़ेगी बेटा? ये मुझे बी को देनी पड़ेगी ना। ये वेलोसिटी ऑफ ए अपोजिट करके माइनस करके मेरे को किसको देनी पड़ेगी बेटा? बी को देनी पड़ेगी ना। और बेटा अब क्या चाहूंगा मैं बी से कि अगर टकराना है तो जाके खुद ए के तरफ भागना पड़ेगा। यानी कि ये जो व्हाइट वाली वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यानी कि अगर टक्कर होनी है, क्योंकि ए को रोक दिया है, तो बी को खुद चल के किसके पास आना पड़ेगा? ए के पास आना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अगर टक्कर करवानी है तो बी को खुद चल के ए के पास आना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है या नहीं? बी को खुद ए के पास आना पड़ेगा टक्कर करने के लिए, क्योंकि ए तो रुका हुआ है। इसका मतलब है जो, ध्यान से सुनना, जो डायरेक्शन यानी कि आर बी ए की जो डायरेक्शन है ना, वो नीचे की तरफ, यानी कि बी आर बी ए की डायरेक्शन ये थी, तो और वी बी ए की डायरेक्शन क्या ऊपर है, यानी कि ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन से। बोलो यस और नो। ये कंडीशन होनी चाहिए कभी भी दो पार्टिकल को टकराने की। यानी कि जो पोजीशन होती है वो, जैसे मान लो एग्जांपल, ये पेन, इसको मुझसे टकराना है, तो मेरे से इसकी जो पोजीशन है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, लेकिन ये किधर आना चाहिए? मेरे तरफ आना चाहिए। यानी कि वेलोसिटी शुड बी इन नेगेटिव डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन टू पोजीशन। जहां पोजीशन है उसको अपोजिट में वेलोसिटी आनी चाहिए, तब टक्कर होगी। सो कंडीशन फॉर टक्कर इज आर बी माइनस आर ए डिवाइड बाय, मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दे रहा हूं यहां पे, इसी बात को मैं ढंग से लिख रहा हूं। सो दैट इज आर बी माइनस आर ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी माइनस आर ए वेक्टर। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये आप याद रख लीजिए, इरडोव का सवाल भी है ये। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ इरडोव, जहां पे ये डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है। ठीक है ना। कभी भी अगर कोई टक्कर करानी है तो ये कंडीशन होती है टक्कर कराने की। क्लियर? यानी कि ये जो पिछला सवाल है, अगर आपको टक्कर करानी है तो बस एक हिंट दे रहा हूं, ये एक हिंट दे रहा हूं, इसी बात पे तेरा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर तूने ए को रोक दिया, अगर तूने ए को रोक दिया, अगर तूने ए को रोक दिया, तो याद रखना बेटा, टक्कर अगर हो रही है तो ये बी वाला जो है वो सीधे ए की तरफ चला आएगा। ये बी वाला सीधे ए की तरफ चला आएगा। ऐसे कई सवाल आते हैं जिसमें टक्कर होती है, लेकिन यहां पे मैंने टक्कर नहीं पूछा है, मिनिमम सेपरेशन पूछी है, तो ये भी उसी प्रकार से सॉल्व होगा। क्योंकि यहां पे ऐसा हो जाएगा कि वो ए की तरफ नहीं आएगा, और जब आप ए को रोकोगे तो बी की जो भी वेलोसिटी आएगी, लेट्स से वो आ गई इस डायरेक्शन में, है ना, एक रैंडम बना रहा हूं, लेट्स से वो आ गई, थोड़ा और मोटा कर देता हूं इसको, रैंडम बना रहा हूं, लेट्स से बी की जो वेलोसिटी आई विद रिस्पेक्ट टू ए वो आ गई इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, ध्यान से देख, हे प्रभु, वो आ गई लेट्स से इस डायरेक्शन में, ये आ गई। ठीक है ना, टकराना होता तो ए के पास ही चली जाती वो, लेकिन ए रुका हुआ है और बी करीब से निकल गया, तब जाके तुझे यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके क्या मिलेगा? मिनिमम सेपरेशन मिलेगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? यस और नो बोलो। क्या बात क्लियर है? तो अगर कभी किसी दो पार्टिकल को टकराना है तो एक को रोको, दूसरे को उसकी तरफ भेजो, तभी टकराएंगे।
सर लेकिन एक्चुअली तो सर ऐसा स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया? एक्चुअली तो सर ये वाला ऐसे उड़ के आएगा, ये वाला ऐसे उड़ के आएगा, कुछ ऐसा ऐसा हो रहा होगा सर, तो आपने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया? रीजन फॉर स्ट्रेट लाइन, ए रिलेटिव इज इक्वल टू 0। क्यों सर? ए रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी, दैट इज जी वेक्टर माइनस जी वेक्टर, दैट इज 0। कोई एक्सेलरेशन नहीं है दोनों के पास, सो क्या बचा? जो भी बचा कांस्टेंट वेलोसिटी बची, और एक्सेलरेशन नहीं है रिलेटिव में, इसीलिए एक के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही चलता दिखाई देगा। चलिए दैट्स ऑल। ये अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन बचा है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक कह रहा है सर इरोडोव के क्वेश्चंस हो रहे हैं इजीली, हो ही जाने चाहिए, क्लास के अधिकतर क्वेश्चन इरोडोव या उससे अच्छे लेवल के ही हैं, ठीक है ना, तो होने ही चाहिए थे। सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर, मॉड्यूल निपटा दो, ठीक है। और प्रैक्टिस शीट इसकी अपलोड हो जाएगी, इसकी मैं प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, दैट यू विल गेट, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।